बोलते हैं सीआरपीसी क्लासेस में एक चीज मुझे लगा कि आप लोग समझे नहीं शायद। जैसे सर कह रहे थे कि सारे के सामने मामले अब कहाँ हो रहे हैं। आप जरा एक मिनट के लिए जिनके पास भी मोबाइल है वो जरा फैमिली कोर्ट एक्ट निकालेंगे 1984। अब उसके जरा सेक्शन 3 को देखिए क्या कहता है वो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। उसके साथ दो कंडीशन है उसने। एक तो कहता है कि जहां 10 मिलियन से अधिक की आबादी है वहां फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा, यहां गवर्नमेंट जहां उसको आवश्यक समझे। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। फैमिली कोर्ट वहीं एस्टेब्लिश होंगे जहां की आबादी कितनी है, मोर देन 10 मिलियन, यानी सभी जगह फैमिली कोर्ट नहीं है। दूसरी स्थिति है, अब जरा 7 का बी देखिए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। क्या सर 1 मिलियन है, ओह सॉरी 10 लाख की जहां पे आबादी हो, 10 लाख की जहां आबादी हो। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 नहीं, मेट्रोपॉलिटन तो जिसको घोषित करते हैं वहाँ हम स्थिति वही है आप जिस सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं उसे मेट्रोपॉलिटन ही आता है, तो वहाँ ही होगा। लेकिन उसके साथ सेकंड कंडीशन भी है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट जरूरी समझे वहाँ भी एस्टेब्लिश कर सकता है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, क्या मतलब है इसका कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फैमिली कोर्ट का वो किसके जुरिडिक्शन को इस्तेमाल करेगा, स्टेट ऑफ फर्स्ट क्लास के जुरिडिक्शन को इस्तेमाल करेगा। यानी दो बातें हैं, जहां फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश है वहां नहीं इस्तेमाल करेगा फर्स्ट क्लास में स्टेट आपकी मेंटेनेंस की चीज़ों को, वहां समझ रहे हैं, और जहां नहीं है वहां फर्स्ट क्लास में स्टेट करेगा। क्योंकि आप हमने साथ साथ क्या बताया था, 460 का जी क्या कहता है, हाँ, कि ऐसी स्थिति में वो वॉइड हो जाएगा। तो दो बातें निकल गई। दूसरा चीज है लास्ट उसका सेक्शन 8 का लास्ट देखिए कि जहां जहां एस्टेब्लिश हो चुका है वहां वो सारे मामले ट्रांसफर कर दिए गए हैं किसको, फैमिली कोर्ट को। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फैमिली कोर्ट का वो फर्स्ट क्लास में स्टेट के जुरिस्डिक्शन को ही एक्सरसाइज करेगा, और जहां फैमिली कोर्ट नहीं है वहां फर्स्ट क्लास में स्टेट ही करेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि इसका जुरिस्डिक्शन फर्स्ट क्लास में स्टेट को ही है। हाँ, वहां भी फर्स्ट क्लास में स्टेट के तौर पे ही काम कर रहा है, माने जो, और वहां भी, और जहां नहीं है वहां तो वो करेगा ही करेगा। क्योंकि इसके रीजन पीछे रीजन वही है 460 का जी, क्योंकि अगर किसी और ने तो वो वाइड हो जाएगा, इसलिए उनको कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, चूंकि हाँ एस्टेब्लिश है, चूंकि जब यहाँ चूंकि हम जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सिर्फ पटना की कंसर्निंग थोड़ी पढ़ेंगे, आपको तो पूरे इंडिया की कंसर्निंग देखना है।
तो जब पूरी इंडिया कंसर्निंग है तो हर जगह फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 मिलियन यानी 10 लाख आबादी, या फिर वहाँ चाह ले अगर गवर्नमेंट, तो वैसी स्थिति में तो जहाँ नहीं है वहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही करेगा, जहाँ है फैमिली कोर्ट वहाँ भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन को ही एक्सरसाइज करेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, इसलिए वो गलत नहीं थे, वो पटना के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि पटना में ये स्थिति है, क्योंकि पटना में फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, तो वैसी स्थिति में उनको लग रहा था कि नहीं वो सारे के सारे मामले फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज कौन करेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, जुरिसडिक्शन को, क्योंकि 461G एक ऐसा प्रोविजन है जिसको भी अमेंड नहीं किया गया है, और यहां भी तो हमने कह दिया ना उसको फैमिली कोर्ट बनाने के बावजूद कि वो किसका एक्सरसाइज करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ही पावर को। ठीक है, टॉपिक की हेडिंग क्या है? पत्नी, संतान या माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश। मेंटेनेंस के कंसर्निंग जब हम बात करते हैं तो पहली बात यह है कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? भरण पोषण, मेंटेन करना है किसी को, मेंटेनेंस देनी है, भरण पोषण करनी है, क्या करें उसको? एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, एजुकेशन, ये सब बेसिक नीड्स हैं, और ये सब के सब मेंटेनेंस में आते हैं। तो समाज में जिस तरह की हायरार्की है, जिस तरह के लोग रहते हैं, तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो फिर किस स्टैंडर्ड को मान के मेंटेन करें? दूसरा सवाल, मान लीजिए कोई क्लास 1 अफसर है तो उसके मेंटेनेंस का अलग मोड है, वो अपने आप को मेंटेन करता है, अपनी वाइफ को मेंटेन करता है, अपने बच्चों को मेंटेन करता है, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करता है। लेकिन क्लास, पूरी सोसाइटी में सिर्फ क्लास 1 अफसर तो नहीं रहते हैं, और भी लोग रहते हैं। एक आम रिक्शा वाला है, वो भी मेंटेन करता है, एक चाय वाला है, वो भी मेंटेन करता है, सबको मेंटेन करना है। पहली बात ये कि लेजिस्लेचर ने इसके कंसर्न नियम क्यों बनाया? आपकी शादी होती है तो आप संसार में ऐसे तो नहीं आए होंगे, निश्चित रूप से आपके माता पिता होंगे, उनके माध्यम से आप आए हैं संसार में। जब आप संसार में आए हैं तो आपकी फिर शादी हुई, तो आपके माध्यम से फिर आपके संतान हुए। तो ये तो एक साइकिल है। तो मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेचर को जरूरत क्यों पड़ गई कि हम इसके तहत कोई कानून बना के आपको दें तो आप मेंटेन करें? क्यों? कुछ लोग मेंटेन नहीं करते हैं। अब देखिएगा तो मैक्सिमम रेशियो जो है वो नहीं है। जैसे अगर कुछ लोग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 25 लोग नहीं करते हैं, 75 करते हैं। अब ये उल्टा हो गया है, 5% लोग करते हैं, 95 नहीं करते हैं। तो ये मॉरल जो आपका पतन हो रहा है समाज में, उसको चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम नियम बनाएं। क्योंकि एक्ट के बाद प्रातिवत हमने क्या कहा था कि क्या है, लॉ क्या है जो किसी सोसाइटी में किसी व्यक्ति के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तो हम उसके बिहेवियर को रेगुलेट करें। तो अगर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का कोई इनेक्टमेंट है तो वो कैसा इनेक्टमेंट है, क्योंकि हम लोग इसको फैमिली लॉ के तहत भी देखे हैं, मेंटेनेंस के कंसर्निंग टॉपिक, यहाँ हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी देख रहे हैं इसको। तो अगर हम इसके तहत आपसे एक प्रश्न करें कि क्या ये पिनल प्रोविजन है, क्या ये क्यूरेटिव प्रोविजन है, या क्या ये प्रिवेंटिव प्रोविजन है? ये तीनों 3 शब्द हैं, पिनल, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। क्या मतलब होता है इन तीनों का? पिनल वो होता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसके तहत हम आपको दंड देंगे। प्रिवेंटिव वो होता है कि कोई ऑफेंस होने से पहले हम उसको रोक दें। क्यूरेटिव वो होता है कि कोई किसी चीज का उपचार किया जाए। तो ये किस तरह का प्रोविजन है?
क्रिएटिव है। सीआरपीसी में अगर किसी प्रोविजन को हम डालते हैं तो ये प्रोविजन किस तरीके का होगा? सीआरपीसी किसके कंसर्निंग है? नहीं, है तो प्रोसीजर, बट किसके कंसर्निंग प्रोसीजर? जो क्राइम के अगेंस्ट में है। तो ये ऑफेंस होगा तो उसके कंसर्निंग ये बातें होंगी। तो हमने पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस वक्त मेंटेनेंस के लिए आप जाते हैं, आप क्या फाइल करते हैं? एप्लीकेशन, पिटीशन या फिर कंप्लेंट? एप्लीकेशन और पिटीशन का फर्क तो समझते हैं ना? क्या होता है ये? एप्लीकेशन जो होता है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन पिटीशन हर वक्त रिटन ही होगा। कंप्लेंट के संदर्भ में क्या बात है? वो तो दोनों हो सकता है। तो इसको किस श्रेणी में रखें? कंप्लेंट क्यों नहीं? इसमें ऑफेंस नहीं है, पहले तय कर ली। कैसे बताइए? एक व्यक्ति अपनी संतान का भरण पोषण नहीं करता, संतान मर जाता है, ऑफेंस है या नहीं है? किसी शिशु को आरक्षित कहीं जगह पे छोड़ देना और उसकी मृत्यु हो जाए तो ये ऑफेंस है या नहीं? ड्यूटी किसने इम्पोज की? सोसाइटी ने। कि हमने हमेशा एक चीज को बताया कि आपका नैतिक पतन हो जाना पाप हो सकता है, अपराध की श्रेणी में आना कोई जरूरी नहीं है। याद कीजिए वो इलस्ट्रेशन कि एक तैराक बैठा हुआ है और व्यक्ति डूब रहा है, उसने उसको नहीं बचाया। ये क्या था? उसका नैतिक पतन था। वो पाप कर सकता है, भगवान उसको दंडित करेंगे। आपका जुडिशियल सिस्टम उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर उस तैराक के पूछिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि वो तट पे बैठ के किसी भी डूबने वाले को बचाने की उसकी ड्यूटी है, उसके बावजूद वो नहीं बचाता, तो वैसी स्थिति में वो ऑफेंस हो जाता। क्योंकि ऑफेंस के अंतर्गत क्या आता है? एक्ट एंड ओमिशन दोनों आता है। तो एक दूसरी बात, जिस वक्त इसकी सारी प्रक्रिया चलेगी, अब लोग हम प्रक्रिया का मतलब प्रोसीजर आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग देख चुके हैं ट्रायल में। और ट्रायल जो भी आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है वो 3 स्टेज से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ट्रायल। तो इससे अक्सर आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो आपका ये मेंटेनेंस के कंसर्निंग जो प्रोसीजर है ये क्या है? इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है कि ट्रायल है? सब्सटेंटिव प्रोविजन है। जब हमने ऑप्शन दिया तो इसमें सब्सटेंटिव प्रोविजन का ऑप्शन था क्या? अंबा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1953। एमपी नहीं लिखिए, मध्य भारत लिखिए, क्योंकि 1956 से फिर आपका डिवीजन हुआ है। उस वक्त मध्य भारत था। मध्य भारत। इसमें यह तय किया गया कि जो ये प्रोसीजर है मेंटेनेंस का वो इंक्वायरी है, ना तो इन्वेस्टिगेशन है और ना ट्रायल है। दूसरी बात, ये अपराध नहीं है।
तो अपराध नहीं है तो कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि अपराध के कंसर्निंग कंप्लेंट या एफआईआर होता है, तो कंप्लेंट फाइल नहीं होगी। इसमें पिटीशन डाला जाता है। तो क्या इफेक्ट हो गया कंप्लेंट नहीं डालने का और एप्लीकेशन डालने का? अगर कंप्लेंट डालते तो क्या होता? नहीं, ये रीजन नहीं है, क्योंकि जब हम पहले ही आपको बोल दिए कि ऑफेंस नहीं है तो पेनलाइज आप कैसे करेंगे? तो उसमें जो कंप्लेंट के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो फॉलो की जाती है। बेल चाहिए नहीं, तो कंप्लेंट में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट, सेक्शन 200 में उसका एग्जामिनेशन लेते हैं। यहां पिटिशनर का एग्जामिनेशन नहीं लेते क्योंकि हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, पिटिशन डाल रहे हैं। दूसरी चीज, जब ये आपके पर्सनल लॉ में भी है, यानी हिंदू लॉ में भी है, मुस्लिम लॉ में भी है, क्रिश्चियन लॉ में भी है, तो फिर इसको सीआरपीसी में डालने के पीछे रीजन क्या था? एसपीडी ट्रायल क्यों और कैसे? क्रिमिनल मैटर जल्दी सुलझ जाते हैं। किसने कह दिया आपको? अभी तक मिल गया फांसी उसको? हाँ, होता है सर। इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि जजमेंट और जस्टिस में फर्क होता है। ये आपने कहा ना डिसीजन हुआ है, जजमेंट आया है, जस्टिस थोड़ी हुई है। अगर 60 साल का उम्र में कोई किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल की होगी तो 66 साल बाद अगर आ रहा है तो वो कहाँ होगा इस वक्त? मतलब ऑटोमेटिक क्या? किसको? ये सुपर स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। उसको मोक्ष मिलेगा। तब तो एक बात और भी हो गई कि जब तक डिसीजन नहीं आया उसकी आत्मा भटकती रही। हाँ, तो तंग किसको करेगी? तो आप ये मान के चलिए कि तब तक मतलब इतने इनजस्टिस होते हैं तो जज का तो ट्रांसफर होता रहता है। तो उस कुर्सी पर अगर आप बैठ रहे हैं तो कल होके आप विक्टिम बन सकते हैं उसके। तो या तो आप डिसीजन पहले पता कर लीजिए कितने पेंडिंग है और उसमें कितने की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेगा। क्योंकि अगर सारे डिस्पोजल हो जाएं तभी आपका जाना सुरक्षित रहेगा। यही बात है ना? नहीं, ये चीजें नहीं है। देखिए, भुलवा तो दिए हम, क्या बता रहे हैं? हाँ, ये इसको हम लोग सीआरपीसी में क्यों डालें? देखिए क्या कंडीशन बनेगा। पहली बात है कि मेंटेनेंस की लायबिलिटी किसकी है और मेंटेनेंस किसके लिए? पत्नी, वाइफ, दूसरा चिल्ड्रन, थर्ड पेरेंट्स। अगर इनको मेंटेन नहीं किया जाए तो इतनी गट्स तो नहीं होती है लोगों में कि या तो सुसाइड कर लें। मतलब जिंदगी मिली है तो बहुत सारी फिलॉसफी साथ साथ चलती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कष्ट में लोगों को देखिएगा लेकिन वो मरने की कोशिश नहीं करता है। उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि सोचता है कि जो भी पाप किए हैं, हाँ यहीं कट जाने दीजिए, बच गया तो फिर कष्ट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, किस रास्ते पे जाएगा? एग्जैक्टली, वो क्राइम करेगा क्योंकि रोटी चाहिए उसको, भूख मिटाने के लिए उसको पैसे चाहिए और मेंटेनेंस उसको मिलेगा नहीं। तो वैसे स्थिति में वो अपराध के रास्तों में जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमने इसकी सीआरपीसी में व्यवस्था की। बट सवाल ये है कि इससे पहले भी तो आपके फैमिली लॉ में इसकी व्यवस्था है, क्या वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसको?
हाँ, तो आपने सही कहा है कि ये एसपीडी होता है, क्योंकि जिस वक्त हम इसकी प्रक्रिया को देखेंगे वहाँ देखेंगे कि यहाँ समन मामलों में जिस तरह की प्रक्रिया में जिस तरह से साक्ष्य लिखी जाती है, ये नहीं कहा गया है कि समन मामलों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साक्ष्य अभिलिखित जो की जाएगी, यानी जो एविडेंस लिए जाएंगे वो समन मामलों की तरह लिए जाएंगे। और समन मामलों का मतलब क्या होता है? समझिए ट्रायल में भी सेम चीज़ फॉलो किया जाता है। तो ये हम इसको सर्टेन कर रहे थे कि ताकि प्रक्रिया में विलम्ब न हो, इस वजह से यही एक कारण है। दूसरी चीज़, चूँकि जब फैमिली लॉ में भी है तो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सब में है। तो फिर क्या कोई मुस्लिम सीआरपीसी के तहत भी फाइल कर सकता है? हाँ, वेरी गुड। मुस्लिम लॉ जिनका बताइए कब कर सकता है और कब नहीं कर सकता है? डिजर्टेड कर दिया क्या? जब वो क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया बताइए अभिनव? डिवोर्स नहीं दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? डिवोर्स को भी 125 में जा सकता है। साबानो वाला मैटर में क्या हुआ था? उसके बाद एक एक्ट आया, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसमें क्या व्यवस्था की गई? आइए अभी हम सब विषयों पर चर्चा करेंगे। टोटल 5 सब सेक्शंस हैं। कहता है कि कोई भी सफिशिएंट मीन्स वाला व्यक्ति, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति मतलब हम इसको किस पे लागू कर रहे हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये मेंटेन किसको करेगा? वाइफ, चिल्ड्रेन and see parents। वाइफ किसकी होगी? आजकल बदल रहा है, अब प्रिजम्पशन यही है, सही है। इसका मतलब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके दी? पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन का मतलब मेल। यही तो कंफ्यूजन क्लियर करा। हाँ, तो एनी पर्सन ना। चलिए एनी पर्सन, एनी पर्सन की वाइफ कौन होगी? वाइफ के कंसर्निंग एनी पर्सन कौन होगा? हाँ, सही बात है, गलत क्या है? निश्चित रूप से आप लोग इसमें हंस क्यों रहे हैं? जवाब तो सही दिया है उन्होंने। देखिए, आपको याद होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन, डेफिनेशन क्लॉज कहाँ है जनरल क्लॉजेज एक्ट का? जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशंस दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं? तो किस सेक्शन में डेफिनेशन दिए हुए हैं? थ्री 342 इस तरह या 342? इसी में सेक्शन 3 का 13 है, और वो 13 क्या कहता है?
कि जहाँ कहीं भी मैस्कुलिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसके अंतर्गत फेमिनिन भी है। और आईपीसी का सेक्शन 8 वहाँ भी यही बात कहता है, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी आता है। चूंकि वाइफ के कंसर्निंग जो प्रिजम्पशन है उसकी बात तो हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स के कंसर्निंग बात करेंगे तो क्या सिर्फ सन है? डॉक्टर भी तो शामिल हो जाएगी, इसलिए इन्हीं प्रश्न को देखा। दूसरी बात, सफिशिएंट मीन्स का क्या मतलब है? उसके पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, महीने की कुछ फिक्स सैलरीज होनी चाहिए, तभी वो अपने पेरेंट्स चिल्ड्रन को मेंटेन करेगा या वाइफ को, ये बात है? नहीं। सफिशिएंट मीन्स का मतलब होता है साधन, और साधन का मतलब होता है कि अगर आप पैसा कमाने का स्रोत, ये दो तरीके से भी हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी से रेंट आता हो तो ये भी मीन्स है। हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, आपका शरीर स्वस्थ हो और इतना स्वस्थ हो कि आप रिक्शा चला सकते हो, कुली का काम कर सकते हो, भीख मांग सकते हो, ये भी है। स्वस्थ आदमी को भीख कौन देगा? तो मीन्स के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके पास साधन के रूप में कोई प्रॉपर्टी हो। वो अगर खुद स्वस्थ हो और काम कर सकता हो तो जितना भी वो कर सकता है उसके लिए उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। यानी कोई भी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, देखिए अब किसकी बात कर रहा है? वाइफ, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। इसका मतलब बताइए। पहली बात यह है कि हमने ऑब्लिगेशन किसके ऊपर फिक्स किया? अगर इस दोनों के रिलेशन की बात करेंगे तो हस्बैंड के ऊपर, कि इसका ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। लेकिन किस वाइफ को मेंटेन करे? जो वाइफ अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और जो वाइफ की डेफिनेशन दी गई है उसके तहत डिवोर्स वाइफ भी है अगर उसने रीमैरिज नहीं किया है तो। और ये डिवोर्स किस तरीके से हो सकता है? या तो हस्बैंड वाइफ को दे दे, या वाइफ हस्बैंड को दे दे, या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले ले। ये तीन बातें होंगी ना। डेफिनेशन क्या कह रहा है वाइफ के? देखिए वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, और हमने आपको तीन तरीका बताया। एक तो यह है कि हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दिया, दूसरा है वाइफ ने हस्बैंड को डिवोर्स दिया, और तीसरा है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया। म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स तो वहां नहीं लिखा हुआ है। तो ये प्रिजम्पशन है कि जिस वक्त म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दिया। ये जुडिशियल प्रिजम्पशन है, इसलिए वाइफ के कंसर्निंग डिवोर्स्ड वाइफ भी आएगी, लेकिन कब तक? जब तक कि वो रीमैरिज नहीं करती है। दूसरी चीज वाइफ के कंसर्निंग, वाइफ किसको कहेंगे? जो लीगली मैरिड हो, वो वाइफ की कंसर्निंग आएगी। और लीगली मैरिड होने के लिए हिंदू धर्म में क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 5 सही है, बट
वैलिड मैरिज के कंसर्निंग है तो उसमें एक आपका ऑप्शन है कि उस वक्त जिस वक्त उसकी शादी हो रही है दूसरा स्पाउस जीवित नहीं रहना चाहिए, उसको पहले मार देना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। ये तो जीवित नहीं रहना चाहिए मतलब हाँ डेथ हो गई हो। आप इस तरह धमकी वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं जीवित नहीं रहना चाहिए। चलिए उसने एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से बच्चे हो गए, तो क्या दोनों वाइफ इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के कंसर्निंग? और दोनों वाइफ में कौन वाइफ इंटाइटल्ड होगी? जो लीगली मैरिड वाइफ है वो। ये तो हिंदू लॉ के कंसर्निंग हुई। मुस्लिम लॉ के कंसर्निंग वहां तो 4 बीवियां रखने का प्रावधान है, एक समय में एक साथ आप 4 पत्नी रख सकते हैं, तो वहां चारों इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के कंसर्निंग। क्योंकि वो अभी तक तो इलीगल हुआ नहीं है, 5वां हो गया तो क्या होता है इरेगुलर होता है, वो भी दोनों का अलग अलग है शिया और सुन्नी के कंसर्निंग। ठीक है, तो यहां पहले ध्यान रखिएगा कि वाइफ का मतलब लीगली मैरिड वाइफ, दूसरी डिवोर्स वाइफ भी जब तक कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। तो हस्बैंड के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसको मेंटेन करे, और मेंटेन के कंसर्निंग उसके रहन सहन के कंसर्निंग जो भी चीजें हैं। अब आप एक बात बताइए, एक IAS ऑफिसर की बीवी है जिसको डाइवोर्स मिला है या उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया है और वो ट्यूशन पढ़ा सकती है, ट्यूशन पढ़ा के 500 रुपया कमा लेती है, तो पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को भरण पोषण किए इनकार करता है या उपेक्षा करता है, और वो भी पत्नी कैसी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, इस सिचुएशन में उस IAS अफसर की बीवी क्या इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस पिटीशन डालने के लिए? क्यों? यस, क्योंकि उस स्टेटस को मेंटेन करने का उसका राइट है तब तक जब तक कि वो रीमैरिज नहीं कर लेती है। तो उस स्तर पे जो वो चीज़ें मेंटेन करती थी, अगर उसे 500 रुपये में फुलफिल नहीं होता है तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उसके लिए हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो अपना मेंटेन और भी अधिक तरीके से कर सकती है, क्योंकि अब इसकी शादी हो चुकी है और उसका स्टेटस किससे मतलब कंपेरिजन किया जाता है? उसके हस्बैंड से। मेंटेनेंस के कंसर्निंग, मेंटेनेंस के कंसर्निंग उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, बाकी चीज़ों की नहीं। दूसरा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में माइनर चिल्ड्रन भी होंगे, मेजर चिल्ड्रन भी होंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन भी होंगे, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी होंगे, शादीशुदा भी होंगे, गैर शादीशुदा भी होंगे। तो ये किस चिल्ड्रन की बात कर रहा है? चिल्ड्रन कंसर्निंग 2 प्रोविजन है यहाँ। एक तो वो जो माइनर है, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, इनकी लायबिलिटी, इनका ऑब्लिगेशन इनके पेरेंट्स के ऊपर है कि ये इसको मेंटेन करें चिल्ड्रन को, और जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। अब इसकी असमर्थता को हम कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि अब हस्बैंड की बात नहीं आ रही है, पेरेंट्स की बात आ रही है ना। हाँ, मतलब मान लीजिए एक घर में 4 बच्चे हैं और कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई चाय बेचता है, तो सब कहीं ना कहीं स्वरोजगार में लगे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में क्या पेरेंट्स की लायबिलिटी होती है? देखिए, हम माइनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं, माइनर के लिए है क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है, लेकिन कब तक? जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़, मेजर चाइल्ड के कंसर्निंग दूसरा प्रोविजन है। मेजर चाइल्ड भी है, बट वो अगर किसी तरह से फिजिकल या मेंटल
एबनॉर्मलिटी या इंजरी की वजह से अपना मेंटेन करने में खुद असमर्थ हो, और इसमें कौन शामिल नहीं है? विवाहित पुत्री शामिल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैरिड डॉटर अगर है तो क्या उसके मेंटेनेंस की लायबिलिटी उसके पेरेंट्स पे है या नहीं है? मैरिड डॉटर भी दो तरीके की होगी, एक तो मेजर, दूसरा माइनर। माइनर अगर मैं डॉटर है जिसकी शादी हो चुकी है तो इसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? देखिए सेक्शन 125 का फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है वो? Provided the estate being ordered, the father of the married female child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority. The magistrate is satisfied that the estate instruction क्या कॉन्सेप्ट निकल के है? मजिस्ट्रेट को यह सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, वैसे स्थिति में पेरेंट्स को कह सकता है कि इसको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए जब तक कि ये मेजर नहीं हो जाती है, इसके बावजूद कि इसकी शादी हो चुकी है। क्लियर है? इसलिए वहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि उसका लीगल गार्जियन कौन है, उसकी अवस्था कौन क्या है। थर्ड, पेरेंट्स में एक तो वो जो नेचुरल पेरेंट है, दूसरा वो जो अडॉप्टेड है, यानी सौतेले माता पिता भी और अपने माता पिता भी। और दोनों कंडीशन में क्या कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तब ये लायबिलिटी बनेगी किसके ऊपर? पेरेंट्स के कंसर्निंग किसके ऊपर? यस, बिल्कुल क्लियर रहेगा कि सन एंड डॉटर दोनों को इक्वली। और इंटरप्रिटेशन कहाँ से आएगा? IPC कहीं से भी आप ले लीजिए, वहाँ से वो चलाएगा। हाँ, क्योंकि दो बातें समझ लीजिए, ये हमने बनाया किस लिए, इसलिए हमने पूछा था। देखिए क्वेश्चन आपके होगा, लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो क्वेश्चन क्या है? कब एराइज करता है? दूसरी चीज, हमने क्यों इसको बनाया? ये तो आपका मॉरल ड्यूटी था, मॉरल ड्यूटी को इन्फोर्स नहीं करा सकते थे, इसलिए सेक्शन 125 का जो प्रोविजन है ये आपका सब्सटेंटिव प्रोविजन है। सीआरपीसी में प्रोसीजर लॉ में होने के बावजूद भी सेक्शन 125 एज ए सब्सटेंटिव प्रोविजन, यहीं से आपको राइट मिल रही है। क्योंकि एप्लीकेशन डालेंगे तो सेक्शन 125 के तहत ही डालते हैं ना, और इसमें किसके ऊपर क्या लायबिलिटी है, इसके इसी आप अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जाते हैं प्रोसीजर में। उसके बाद अगर ये सभी व्यक्ति को मेंटेनेंस जिनको करना है वो उसकी उपेक्षा करते हैं या इनकार करते हैं, क्या मतलब होता है इन दोनों शब्दों का? उपेक्षा करना या इनकार करना। हमने आपसे मेंटेनेंस मांगा, आप देने से इनकार कर दिए तो इनकार हो गया। हमने मांगा नहीं फिर भी आप नहीं दे रहे हैं और हम इंटाइटल्ड हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सॉरी मतलब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होनी चाहिए, या तो उपेक्षा करता है या इनकार करता है।
सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इसका नेग्लिजेंस और इसका डिनायल दोनों साबित हो जाने पर, जब ये साबित हो जाएगा तब हमने जुरिस्डिक्शन दे रखा है इसके लिए, किसको? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। पहली बात कि जब सेक्शन 125 का पिटीशन पड़ेगा तो किसके पास जाएगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। किसी और मजिस्ट्रेट ने कर दिया तो हो जाएगी। सिविल कोर्ट कहाँ चले गए? सर पहले बात समझ लीजिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये किस चीज़, हमने आपको पहले ही बताया कि ये आपका फैमिली कोर्ट में भी प्रोविजन है, और फैमिली कोर्ट के प्रोविजन किससे लागू होंगे? हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के कंसर्निंग उससे लागू होंगे। जैसे आपका हिंदू लॉ में सेक्शन 24 एंड 25 है मेंटेनेंस की कंसर्निंग, तो वहाँ आप जाते हैं सिविल प्रोसीजर के तहत। यहाँ जब क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जा रहे हैं आप, तो वैसी स्थिति में आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अभी हमने कहा है कि ये प्रोविजन उन फैमिली लॉ में होने के बावजूद भी हमने इसको सीआरपीसी में डाला है, किस लिए? ताकि इसका एक्सपीडी डिस्पोजल हो सके। एक्सपीडी डिस्पोजल के लिए हमने डाला है, इसलिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज रहे हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होता है, फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। फैमिली कोर्ट में आप कब जाते हैं? जब हिंदू लॉ के तहत मेंटेनेंस की मांग करते हैं, जब मुस्लिम लॉ के तहत, जब क्रिश्चियन लॉ के तहत मेंटेनेंस की मांग करते हैं, तब फैमिली कोर्ट में जाते हैं। कहाँ? तो हमने तो वही तो कहा ना, अभी तो हम उसी चीज़ को बता रहे थे कि जिसको अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर वो फाइल कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि आप फाइल कर देंगे, इसमें आपका दोष है। ओहो, इसमें कहाँ ऑब्जेक्शन है? मैटर डिसाइड कर दीजिए, सारा का सारा मामला नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब इस तरह की बातें हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने बेवकूफ जज तो नहीं बैठे होंगे कम से कम वहां। क्योंकि दो बातें समझिए, पहले देखिए 461 का जी, फोर 461 किस चीज से रिलेटेड है? नहीं, हमने सेक्शन 461 पूछा। हाँ, ये इस तरह की अनियमितता जो आपके पूरे कार्रवाई को दूषित कर देती है, और परिणाम क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए तो हमने डाल रखा है। देखिए, आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइए, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप सिविल में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर में भी, मतलब सीआरपीसी के तहत भी जा सकते हैं। कारण क्या है कि अगर आप सिविल में जाते हैं तो वहाँ समय लगता है, उसके स्टेप्स अलग हैं। यहाँ जबकि हमने अभी हम लोग देखेंगे, जिस वक्त हम लोग 126 देखेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए स्पीडी ट्रायल के तहत हम यहाँ आते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों का जजमेंट, हाँ दोनों साथ साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ साथ जा सकते हैं। इसलिए बाकी हम लोग जब आगे प्रोविजन देखेंगे तो देखेंगे कि सिविल कोर्ट का जब जजमेंट आ जाता है तो उसके कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें मॉडिफाई और अल्टर कर देते हैं। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिस वक्त फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, पहली बात एकदम ध्यान से रखिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही जुरिस्डिक्शन है। दूसरा, जुरिस्डिक्शन और किस तरीके से तय करते हैं? आपका चैप्टर 13 है, वन 177 to 189, वहाँ से जुरिस्डिक्शन तय करते हैं। तो दोनों स्थिति में अगर उसको कॉम्पिटेंट नहीं है कोर्ट जो उसको ट्रायल कर सकता है, तो वैसी स्थिति में 461G लागू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिसको 461G देखेंगे आप, साथ साथ 462 भी देखेंगे। वहाँ क्या कह रहा है कि गलत स्थान में अगर कार्रवाई होगी और उससे जस्टिस लगता है प्रभावित हो रहा है, तो वैसी स्थिति में, प्रभावित नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में 462
दोनों बातें समझिए, दोनों के फर्क को भी समझिए। 462 किसके कंसर्निंग बात कर रहा है? रॉन्ग प्लेस का मतलब चैप्टर 13 का वायलेशन हुआ है। और 461 किसकी बात कर रहा है? नहीं, प्रोसीडिंग तो इस बात से ही है, बट जो जो मजिस्ट्रेट क्वालिफाइड है इसको देखने के लिए, वो नहीं कोई और देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अल्टरनेटिव जुरिसडिक्शन है ना 176, हम लोग तो टेस्ट में भी ये सवाल पूछ चुके हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए उसको, नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ इतना एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। ये तो पता नहीं कैसे जुरिसडिक्शन मिल रहा है, पर हाँ, लाइंड अप रहता है प्रिंसिपल जज के मेंटेनेंस के। हमने ये नहीं करा है। देखिए, अब आप पर्टिकुलर किसी केस की बात कहिएगा, मेरे पास एडिशन लगेगा तो हम उसके और भी बता सकते हैं कि क्या रीजन रहा है, वरना ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो फिर दिक्कत क्या थी? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और प्रिंसिपल जज बनाने की क्या जरूरत थी? क्या दोनों एक ही सेमी इक्विवेलेंट पे रहते हैं? नहीं रहते हैं सर। सेकेंड हाफ का अलग चीज है। देखिए, अब ये अलग मामला है कि वह चूंकि हम फैमिली कोर्ट जब बना दिए हैं, आपका कहना सही है कि फैमिली कोर्ट में प्रोसीजर है कि जो मामला मेंटेनेंस से कंसर्निंग है उसको ट्रांसफर किया जाएगा फैमिली कोर्ट में, ये इस वजह से किया जा रहा है। लेकिन उसको वैसी स्थिति में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो जो फैमिली कोर्ट का जो प्रोविजन है उसके तहत उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट भी तो बना रखा है हमने ना, इसलिए। लेकिन जब सीआरपीसी की तरफ जाएंगे आप, तो वहां वो नहीं देखेगा जो आपका प्रिंसिपल जज है। देखिए, एक ही व्यक्ति होता है जो मुंसिफ भी होता है और मजिस्ट्रेट भी होता है। मुंसिफ कब होता है? वो सिविल मैटर देखता है, और मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर होता है। डीएम के साथ भी बात है, कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। कलेक्टर कब है? वो जब रेवेन्यू मैटर देखता है। वही एक ही व्यक्ति है। लेकिन यहां हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां की बात दूसरी हो जाती है। हाँ, ये कहिए कि मेंटेनेंस की कंसर्निंग, तो वहां हमने आपको बताया था, आप तो क्लासेस में थोड़ा एब्सेंट भी रहते हैं ना, जिस वक्त हम लोग पढ़ाए थे आपको हिंदू लॉ, हमने क्या कहा था? फैमिली मैटर किस किस चीज से रिलेटेड है, उसकी एक लिस्ट दी थी हमने आपको। आइए, और ये कोर्ट का अपना मैनेजमेंट है कि उसके वक्त किस चीज को देखेगा। लेकिन जुरिडिक्शन जब हमने एक्सप्रेसली आपको यहाँ कह दिया 461G में कि अगर किसी और मजिस्ट्रेट ने ट्राई किया है तो सारा का सारा मामला दूषित हो जाएगा और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेस प्रोविजन को हम कैसे अपने तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सिर्फ मेंटेनेंस के कंसर्निंग प्रोविजन आपके सीआरपीसी में ही नहीं है, तो वहां से भी मेंटेनेंस गाइड हो रहा है जो फैमिली लॉ के तहत आप पिटीशन फाइल कर रखे हैं। अगर हिंदू लॉ में किए हैं तो सेक्शन 24 और 25 में। यहाँ क्या है? आप यहाँ वाइफ मांग रही है, हस्बैंड मांग सकता है क्या मेंटेनेंस वाइफ से? सीआरपीसी में नहीं मांग सकता है, बट वहां ले लगा। आइए, तो ये जब साबित हो जाती है, क्या चीज साबित किया? नेग्लिजेंस और डिनायल या रिफ्यूजल जो भी है आपका, उसने इसकी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक मंथली अलाउंस, पहले तो 500 रुपया था, अब उसको हटा दिया, फिक्स कर देगा देने के लिए, या तो उस व्यक्ति को या जिसको भी वो डायरेक्ट करे उसको। दूसरी चीज, इसमें 3 प्रोविजन भी हैं। फर्स्ट प्रोविजन किस चीज से रिलेटेड है कि जो माइनर चिल्ड्रन डॉटर है उसकी शादी हो गई है, उसके कंसर्न है। दूसरी चीज, अगर आप जा रहे हैं मेंटेनेंस में, तो पहली बात यह है कि आप तो मेंटेनेंस के खुद ही कैपेबल नहीं है, तब तो आप मेंटेनेंस में गए हैं, तो प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस कहाँ से आएगा आपके पास? और इस ड्यूरेशन में आपके पास समय लगेंगे, तो जब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक आपको इंटरिम मेंटेनेंस भी चाहिए। दोनों बातें होंगी ना। तो इसके कंसर्निंग भी वो आपको आदेश कर सकता है।
यानी अब किन किन चीजों के तहत आदेश हो रहा है? पहला तो मेंटेनेंस, दूसरा इंटरिम मेंटेनेंस और तीसरा एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग। इन तीनों के कंसर्निंग आदेश कर सकते हैं। और फिर बताइए कि जब ये आदेश किया गया तो इसका निस्तारण कितने दिनों में होना चाहिए? 60 डेज कब से काउंट करेंगे? किस पे? जिस पर, हाँ, उस पे जिस पर उसको नोटिस हो गई है, सर्विस नहीं है, नोटिस हो गई है। जिस दिन से उसको नोटिस हो गई है उस दिन से 60 दिनों के भीतर किस चीज का निस्तारण हो जाना चाहिए? इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग, इसका हो जाना चाहिए। आपने एक वक्त एप्लीकेशन डाला और एक वक्त वो है जिस वक्त आदेश हुआ, तो जिस वक्त आप मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस या फिर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग का आप आदेश करेंगे तो ये कब से लागू होगा? आपके एप्लीकेशन डालने की तारीख से या आदेश की तारीख से? कब से आपको दिलवाया जाए? ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो चाहे दोनों में से किसी तारीख को वो अलाउ कर सकता है। देखिए सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2। यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला है हम उस तारीख से भी अलाउ कर सकते हैं और जिस दिन आदेश दिए हैं उस तारीख से भी अलाउ कर सकते हैं। हम सिचुएशन देखिए उस वक्त तय करेंगे कि हमें कब से देना है। हमारे ऊपर दोनों ही स्थिति मौजूद है कि हम कब इसको अलाउ करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज को समझिए जो इसका 125 का सबसेक्शन 3 है। बिना किसी पर्याप्त कारण से अगर वो इस ऑर्डर का जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुआ है वो व्यक्ति इसके कंप्लेंट को नहीं पूरा कर पाता है, कंप्लायंस नहीं कर पाता उस ऑर्डर का, तो अब मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? क्योंकि मजिस्ट्रेट ने इसको किस चीज का आदेश दिया था? मेंटेनेंस का। और कोई अमाउंट फिक्स कर रखी है उसने और अमाउंट सबके स्टेटस के हिसाब से वो कर सकता है। उस अमाउंट को फिक्स करने के लिए वो क्या तय करेगा? पहली चीज ये देखिएगा कि जिसको हम आदेश दे रहे हैं उसकी एवरेज इनकम कितनी है, जिसके पक्ष में दे रहे हैं उसकी बेसिक नीड्स कितनी है और जिसके अगेंस्ट में दे रहे हैं उस पर कितने लोग आश्रित हैं। इन सभी चीजों को गौर करना जरूरी है ना। मान लीजिए उसके 500 की इनकम ही है और 500 हमें अलाउंस कर दे तो उसको खुद के लिए मेंटेनेंस के लिए दौड़ना पड़ेगा फिर। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वो अमाउंट फिक्स करते हैं और इस अमाउंट के कंसर्निंग जो उसको आदेश दिया जाता है वो अगर बिना किसी सफिशिएंट कारण के, सफिशिएंट रीजन हो तो अलग बात है, अगर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है और फिर उसके बावजूद ये उसको कंप्लाई नहीं कर पाता है तो इसके पास मजिस्ट्रेट के पास दो तरीके की व्यवस्था है। पहला ये कि वो उसकी संपत्ति को अटैच कर सकता है। कौन सी संपत्ति अटैच की जाएगी? देखिए दो बातें समझ लीजिए। क्योंकि वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि संपत्ति अटैच करेगा, उसने वहां ये लिखा है कि वो वारंट इशू करेगा। जो वारंट किस तरीके का होता है? जो जुर्माने को प्राप्त करने के लिए वारंट इशू किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेशित करते हैं कि उससे जुर्माना वसूल कीजिए। तो वैसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करता है। लेकिन तब यह है कि बिना सफिशिएंट कारण के तो इससे पहले उस व्यक्ति को एक मौका देना होगा ताकि वो अपना
कारण बता सके कि किस कारण से हम कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तब उसके बाद ही वारंट इशू करेंगे। यानी वारंट इशू करने से पहले हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस करेंगे कि क्यों ना आपके अगेंस्ट में वारंट इशू किया जाए। बात समझ रहे हैं? और इसके लिए एक कारण क्या है, क्योंकि उसका हमें ये देखना है कि कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानने के पीछे उसके पास जस्टिफिकेशन क्या है। हो सकता है वो बताए कि अब मेरी स्थिति ये नहीं, जो नौकरी करता था वो अब नौकरी मेरी नहीं रही, मेरा कल दुर्घटना में हड्डी टूट गया, अब हम कमा भी नहीं सकते हैं, हाथ कट गया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है। तो एक तो यह है कि हम इसके प्रॉपर्टी को अटैच करें, अटैच करके सेल करें, और सेल करने के बाद जो अमाउंट होता है वो मिल जाए तो जिसके पक्ष में देना है उसको दे दें और बाकी उसको लौटा दें। अटैचमेंट वही होता है ना, जिस पर्पज से करते हैं। और दूसरा, प्रत्येक आदेश की, मतलब जितनी बार आदेश दिए हैं उसकी अवहेलना के कंसर्निंग हम इसको कितनी बार की सजा दे सकते हैं, 1 महीने के लिए। यानी जो इम्प्रिजमेंट है ये कब तक के लिए जेल में रह सकता है? ठीक से पढ़िए, उसी चीज को समझना था। कुछ लिखा हुआ है प्रत्येक आदेश की अवहेलना। उससे पहले हाँ, वो तो उसका जितना अमाउंट फिक्स हुआ है उसके कंसर्निंग। चलिए इसको ऐसे समझिए कि हमने यस एवरी ब्रिज लिखा हुआ है वहाँ ना। एवरी ब्रिज का क्या मतलब है? क्योंकि हम उसको मंथली अलाउंस दे रहे थे ना, चलिए 1 महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया उसने, या तीसरे महीने भी नहीं दिया। आदेश कितनी बार पारित हुआ है? हर बार के लिए हमें एप्लीकेशन थोड़ी डालना होगा, पिटीशन थोड़ी डालनी होगी। एक बार मेंटेनेंस तय हो गया तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको देते रहना है। तो अगर वो नहीं देता है 1 मंथ का, मंथली अलाउंस देना था उसने मंथली नहीं दिया, तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तारीख को ये अमाउंट ड्यू हो जाता है उस तारीख से आपके पास लिमिटेशन पीरियड है कि 1 साल के भीतर ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यानी 1 साल में कितने मंथ आएंगे? 12 मंथ। 12 मंथ से अगर अधिक हो गया तो लिमिटेशन पीरियड से बाहर चला जाएगा, फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी। नहीं, पैसा नहीं किया। तब यह है कि आप 12 मंथ तक आप कर क्या रहे थे, इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। लिमिटेशन का कंडोलेशन भी होता है, तो आपको बताना होगा। अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं लगा तो इस स्थिति में क्या होगी। अब आप इस चीज को समझिए कि उसको प्रत्येक आदेश वो किस चीज के लिए दे रहा था? मंथली अलाउंस के लिए। 1 महीना में कितना मंथ आया, सॉरी 1 साल में कितना मंथ आया? 12 मंथ। यानी इसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितने तक की दी जा सकती है? 12 मंथ तक। यानी प्रत्येक आदेश की अवहेलना में, यानी आदेश किया हुआ था मंथली अलाउंस देने का, तो प्रत्येक आदेश की अवहेलना कब होगी? जब वो जिस मंथ में वो नहीं देगा, तो उसके कंसर्निंग उसको 1-1 मंथ का अलाउ करते हुए उसको 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं। क्योंकि आपकी लिमिटेशन पीरियड कितनी रह गई है? 1 साल। 1 साल के अंदर ही आपको फाइल करना है इसके लिए। दूसरी चीज, जैसे ही वो अमाउंट वो दे देता है या जिस प्रोपोर्शन में दे देता है, हम लोग देख चुके हैं आईपीसी का 69, उसमें है ना कि जितने प्रोपोर्शन में वो दे देता है उतने प्रोपोर्शन तक की उसकी पनिशमेंट ऑफ हो जाती है, और वो सारा दे देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये काम करेंगे, ठीक है। वो व्यक्ति कहता है कि हम तैयार हैं मेंटेनेंस देने के लिए, लेकिन तब देंगे जब मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी। तब, और वाइफ कहती है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो रीजनेबल ग्राउंड क्या होगा कि वाइफ उसके साथ नहीं रहे? ये डिपेंड करता है। तो एक तो इसके एक्सप्लेनेशन में ही उसने बता दिया है कि अगर उसने कोई दूसरी शादी कर ली है
या फिर उसने कोई रखेल रख लिया है, तो एक रीजनेबल ग्राउंड है उस वाइफ का उसके साथ नहीं रहने का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दो ग्राउंड एग्जिस्ट करता है और उसके बावजूद के बाद वाइफ उसके साथ नहीं रहती है तो वो भी इंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक एज ए इलस्ट्रेशन आपको उसने दे दिया है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी सास के मतलब अपनी माँ के साथ रहता हो, सास उसकी एक चुड़ैल टाइप हो, नहीं मतलब हर वक्त जो होता है तो वो उस पर इतनी मतलब टॉर्चर करती हो कि उसका रहना वहाँ दुर्भर हो गया हो, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। वो व्यक्ति इतना दारू पीता है कि आते के साथ शुरू हो जाता है, बेल्ट निकालता है और उसके बाद पहले पूरी प्रैक्टिस करता है कि कहाँ कहाँ मारने से कितनी तेज आवाज़ निकलती है। तो ये क्या है? आपने अग्नि साक्षी देखी है? अगर नहीं, हाँ, नाने पाटेकर वाली, वो आता था अमरीसा वालों को पर जम के पीटता था तो उसके बाद तो अगर ये चीज़ बनती है तो क्या उसके साथ रहना एक रीजनेबल ग्राउंड है? नहीं, ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। इसके बावजूद वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। यानी एक तो दो कंडीशन यही है कि या तो उसने दूसरी शादी कर ली है तो वैसे कर नहीं सकता है। तो जब दूसरी शादी की बात आती है तो जब मुस्लिम के कंसर्निंग एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है वो, तो वो भी तो दूसरी शादी कर लिया है। नहीं, वो तो आपके आयत में है, वो नहीं मानेगा तो फिर पाप होगा, गुनाह अजीम होगा, बट ये सजा की बात हम कहां देंगे उसको। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि एक, हालांकि उनके पर्सनल लॉ में एक साथ 4 पत्नी रखने का है, बट जैसे ही वो दूसरी शादी करता है तो 125 के तहत अगर पत्नी गई है तो वहां रिफ्यूज कर सकती है और मेंटेनेंस मिलेगा। इतना तय कर लीजिए। दूसरी चीज, इसमें पत्नी मुस्लिम लॉ के तहत एज पत्नी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि जैसे डाइवोर्स ले लिए तभी उसको मेंटेनेंस चाहिए, नहीं, शादीशुदा है और अलग भी रह रही है तो भी मेंटेनेंस चाहिए। तो वैसी स्थिति में 125 के तहत जा सकती है, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स हो जाता है तब वो 125 के तहत नहीं जाएगी। तब उसका वो जो 1986 का एक्ट है वो लागू हो जाता है उसमें। इस फर्क को समझ लीजिए। मुस्लिम के लिए डाइवोर्स के बाद 1986 हाँ, और डाइवोर्स के पहले 125। ड्यूरी पेंडेंसी ऑफ सुसाइड, उसमें डाइवोर्स के लिए पेंडेंसी वाली कौन सी बात है? खाली 3 तलाक को ही ना असंवैधानिक किया है, बाकी तो है ही। उसमें पेंडेंसी वाला सूट कौन? आप तो क्लास किए होंगे, आप जानते हैं कि वहां तो असीमित अधिकार दे रखा गया है उसको। और तलाक बिद्दत को ही ना सिर्फ हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, बाकी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और म्यूचुअल कंसेंट वाली बात हिंदू लॉ में है, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हाँ, कहिए कि उस वक्त मेंटेनेंस के ड्यूरेस में तो इद्दत पीरियड जो पास करती है तो उसमें तो उसको देना ही है। और इद्दत के पीरियड में जो कुछ दिया गया है या फिर आपको शादी मेहर की जो रकम है वो मेंटेनेंस नहीं काउंट होता है, क्योंकि मेहर को मेंटेनेंस के रूप में नहीं मानते हैं। मेहर क्या है? हाँ, डाउट क्या है? वो एक गिफ्ट है, उसके रिस्पेक्ट में, वो कंसिडरेशन में नहीं मानते हैं उसको, वो तो इसके रिस्पेक्ट में देते हैं, वो इसके मेंटेनेंस में नहीं आता है। हाँ, वो तो हम लोग चर्चा करेंगे, आप तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज। ठीक है, और कब वाइफ इंटाइटल्ड नहीं रहेगी? तो उसने कहता है कि जब वो लिविंग इन एडल्ट्री हो तो इंटाइटल नहीं रहेगी। दूसरा, जब वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उससे अलग रह रही हो। और तीसरा, म्यूचुअल कॉन्सेंट से अलग रह रही हो।
तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो इंटाइटल्ड नहीं है। कौन, सिर्फ वाइफ की कंसर्निंग की बात हो रही है, ये चिल्ड्रन और पेरेंट्स की कंसर्निंग बात नहीं है। यानी हस्बैंड के ऊपर अगर लायबिलिटी है मेंटेनेंस की, तो वाइफ के ऊपर भी एक लायबिलिटी है। किस चीज़ की, वो अपने हस्बैंड से वफादार रहे। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा, वहाँ क्या लिखा हुआ है, लिविंग इन एडल्ट्री। ये इसका जो कंडक्ट है ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। एक दो बार गलती से या किसी तरह की बात हो गई तो उसको ये हम नहीं काउंट करेंगे। यानी इसका कंडक्ट ही ऐसा है कि ये सतीत्व रह ही नहीं सकती है। तो वैसे स्थिति में फिर वो उसका हम मेंटेनेंस ग्राउंड मतलब मेंटेनेंस अलाउ नहीं करेंगे। ये 3 ग्राउंड है, और जब ये साबित हो जाता है तो वैसे स्थिति में इसके मेंटेनेंस एप्लीकेशन या पिटीशन को रद्द किया जा सकता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आइए सेक्शन 126। कहता है किस तरह की प्रक्रिया। पहली बात यह है कि आप पिटीशन कहाँ डालेंगे। तो उसने 3 बातें बताई है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में मतलब हम पिटीशन डाल रहे हैं वह व्यक्ति जहां रहता है, ये लिखा हुआ है कि जहां है, ये लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है, दोनों में फर्क क्या हुआ? नहीं, उसके लिए तो सेकंड है। देखिए ना, जहां हस्बैंड और वाइफ, ही और वाइफ लिखा हुआ है ना, वो तो फर्स्ट वाला का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट की तो बात होगी ना। मतलब जिस वक्त हम पिटीशन डाल रहे हैं और उसको फोन करके बोला है कि आना थोड़ा सा पार्टी वार्टी किया जाए, और वो आ गया तो गया काम से, क्योंकि ये प्रोविजन है ना जहां वो है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, यही इंटरप्रिटेशन है। हाँ, नहीं, मजाक नहीं कर रहे क्योंकि देखिए, हमने ये बेनिफिशियल लेजिस्लेचर बनाया है और हमें परेशानी किससे हो रही है? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है कि उसको परेशान करेंगे ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट ये प्रोविजन है कि जहां वो है का मतलब है कि अगर जिस वक्त हम पिटीशन डाल रहे हैं वो किसी कारण से वहां आया हुआ है तो वहां भी हो जाएगा। तो ये कैसे प्रूव करना होगा कि वो सन्ना ही है? हाँ, और 4 आदमी पकड़ के ले जाएगा उसको, ये है मौजूद है। नहीं, ये चीजें नहीं है, बट ये एक कंडीशन ये है कि वो है। दूसरा, जहां वह या उसकी पत्नी रहती है। देखिए, उसमें 2 बातें समझ लीजिए। रहना का मतलब क्या हुआ? गया हनीमून मनाने तो किसी होटल में रहा, तो जहां वह और उसकी पत्नी रहती है। इसका मतलब होता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, जहां वो साधारणतः निवास करते हैं, ये कंडीशन है। ये नहीं कि अगर घूमने फिरने गए किसी होटल में रुक गए तो जहां वो और वही लास्ट, ये क्या कहते हैं, जहां अंतिम बार लास्ट रिसाइडेड में भी वही इंटरप्रिटेशन लगेगा कि अगर मान लीजिए घूमने फिरने गया हो, वैसी स्थिति में वो जहां रह गया हो वहां नहीं। और अब तो ये डाल दिया गया है एक चीज और भी कि जहां पत्नी निवास करती है, या लास्ट टाइम जहां पत्नी है, क्योंकि हम किसको मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं? वाइफ को। तो अब ये आसान हो गया कि जहां वाइफ है वहां उस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आगे ये पिटीशन लगेगा। पिटीशन लग जाने के बाद क्या होगा? हमने कहा कि कंप्लेंट और पिटीशन में फ़र्क है। तो कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होती है, इस पिटिशनर की एग्जामिनेशन नहीं होती। लेकिन तब यह है कि इसको इंटाइटल होने के लिए किस चीज़ के लिए आवश्यकता है कि ये साबित करे कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये साबित करना होगा। ये साबित करने की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं, 2 बातें हैं, वही बात समझा रहे थे अभी। क्योंकि मेंटेनेंस मिलेगा किसको? जो अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो। तो जिस वक्त आप पिटीशन डालते हैं तो हो सकता है उसमें आपने ये चीज़ ना लिखा हो कि हम अपना मेंटेन करने में असफल हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे नहीं होता है
बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे होता है कि वो साबित करे कि वो अपना मेंटेन करने में समर्थ है। ये एक तरह से आपके इनहेरेंट प्रिजम्पशन है कि जैसे ही उसने पिटिशन डाला वो इस चीज को जानती है कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और जांच हमें करनी नहीं है उसकी। तो जिस वक्त हम हस्बैंड को बुलाएंगे वो साबित करेगा कि वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, इसको नहीं साबित करनी है। दूसरी, ये जो आप एविडेंस लेंगे वो उसके प्रेजेंस में लेंगे। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित किया गया है उसके एविडेंस किस तरीके का। अब देखिए, इसने लिखा है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है समन मामलों में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो एक प्रोविजन है आपका 274 कि साक्ष्य कैसे अभिलेखित किया जाता है, वहां आप लिख लीजिए 274, क्योंकि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूसरी बात, इस व्यक्ति के प्रेजेंस में एविडेंस लिया जाएगा। कब? जब इसको पर्सनल एग्जम्पशन ना दे दिया गया हो। पर्सनल एग्जम्पशन दे देंगे तो ये अपने प्लीडर के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लीडर के उपस्थिति में सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे। तो क्या कहा जाता है, अगर समन मामला होता है तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर चार्ज फ्रेम करते हैं। वेरी गुड। चार्ज नहीं फ्रेम करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको उसके पर्टिकुलर्स बताए जाते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, उससे पूछेंगे ये पिटीशन आया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने किससे स्टार्ट किया अपना प्रोसीडिंग, जिसके अगेंस्ट में दिया। हमने कंप्लेंट केस की तरह पहले पिटिशनर को एग्जामिन नहीं किया है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं किया है, हम स्टार्ट कर दिए यहीं से। और तब क्या किया जाएगा, वो एविडेंसेस देगा। तो फर्स्ट एविडेंस किसका आना चाहिए, जिसको यस उसको, ताकि वही तो अब देगा ना, ये बताएगा, क्या बताएगा अपने डिफेंस में, क्या बता सकता है वो कि हम क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वो प्रश्न है आपके पास कि किस कंडीशन में, हमने जो क्वेश्चन लिखवाया है कि किस कंडीशन में अल्टर कर सकता है, किस कंडीशन में मेंटेन करने से डिनाई कर सकता है। पहली बात ये कि वो मेंटेनेंस में क्या प्ली लेगा, ये प्ली ले सकता है कि वो व्यक्ति यानी उसकी वाइफ या जो भी कंसर्निंग पार्टी है वो अपना मेंटेन करने में सफिशिएंट मीन्स उसके पास है या मेंटेन करने में वो समर्थ है। दूसरी चीज, हमारे पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट मीन्स वाला व्यक्ति ना, उसके ऊपर ना लायबिलिटी होगी। और तीसरी चीज, हाँ बाकी जो चीजें हैं वाइफ के कंसर्निंग, कोई लिविंग इन एडल्ट्री में रह रही है, वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से अलग रह रही है, वो बिना किसी रीजनेबल कारण से हमसे अलग रह रही है, ये सब चीजें प्रूव कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। लीगली मैरिड वाइफ नहीं है, हाँ ये भी, क्योंकि मिलेगा किसको, वाइफ को ही, लीगली मैरिड वाइफ को, ठीक है। और जब मान लीजिए किसी वजह से स्टे किया जाता है, एडजॉर्न किया जाता है, तो सवाल यह है कि एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि जिस वक्त उसको बुलाया गया और वह नहीं आता है, यानी समन इशू करेंगे उसको, समन के कंप्लायंस में वो नहीं आता है या अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास क्या प्रोविजन था, वारंट इशू कर देते थे समन के बाद। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हमारे पास राइट है या तो वारंट इशू करें या फिर एक्स पार्टी सुन लें। हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे वारंट बुला के, क्योंकि एक्सपीडी डिस्पोजल करना है इसको, हम और अधिक समय क्यों लेंगे। तो हमने ये व्यवस्था कर दी कि हम इसका एक्सपीडी ट्रायल करने की कंसर्निंग सीधे एक्स पार्टी कर दें। एक्स पार्टी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पिटिशनर का एविडेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम जजमेंट दे देंगे और फिर मेंटेनेंस लॉज का ऑर्डर पास कर देंगे। यही ना होगा एक्स पार्टी में, क्योंकि हम सेकंड पार्टी को तो सुने नहीं। लेकिन तब अगर बाद में वो आ गया तो बाद में आने के लिए उसको जरूरी है कि वो 3 महीने के अंदर आए।
जिस तारीख को आदेश पारित हुआ है उसके 3 महीने के अंदर वो आके ब्रेक करता है, कोई सफिशिएंट कारण बताता है, तो वैसे स्थिति में उसके इस आदेश को, मतलब जो एक्स पार्टी आदेश किए हैं उसको हम सेटिसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको सुनना जरूरी है। और सुनना किस बातों पे, कि उस जो अभी हम लोग जो बताए थे उसकी चर्चा जिस किए थे कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या फिर ये जो एलिगेशन है जो अपने वाइफ पे लगाना चाहता है, उन सब चीज़ों के कंसर्निंग उसको सुनेंगे। लेकिन तब यह है कि इस बीच का जो खर्च होगा तो मजिस्ट्रेट ये खर्च उस पर इम्पोज कर सकता है, कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, क्योंकि एक प्रोसीजर को आप डिले करवा दिए तो इसके बीच के ड्यूरेशन का जो कॉस्ट पड़ा वो अब आप खुद दीजिए। तो ये हमने पावर दे रखा है उसको, ठीक है। 3 महीने के बाद वो जो पार्टी डिसीजन हो जाता है वो रिवोक नहीं हो सकता। 3 महीने के बाद लिमिटेशन पीरियड हमने 3 महीने की ही की है, क्योंकि देखिए 2 पर्पस इसका सिंपल है। एक तो ये बेनिफिशियल लेजिस्लेचर है, दूसरा आपके फैमिली लॉ में प्रोविजन होने के बावजूद आप यहाँ हैं तो एक्सपेडिट डिस्पोजल होना चाहिए। तो अब हर चीज़ के लिए अगर आपको फिर वही सिस्टम अपना ले जो CPC में है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमने वो टाइम बाउंड कर दिया है। और 3 महीना सफिशिएंट होता है ना। आप ये कैसे कहेंगे कि 3 महीने तक आपको जानकारी नहीं थी, या 3 महीने आपको समन क्या हुआ, आपको हमने पहले समन भेजा था और आप उसे छिप रहे थे, या उस पर मतलब आपको रिसीव होगा उसके बावजूद भी आप नहीं आए, तब तो हम एक्स पार्टी किए है ना। क्योंकि देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम वारंट इशू करते, तो ये भी हम कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया, हम एक्स पार्टी करेंगे, ठीक है। ये जो 127 है ये आपके लिए एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाता है। और उसकी देखिए हेडिंग कि हाँ, कब किया जा सकता है। 4 क्लॉजेस है, उसको ध्यान से सुनिए। अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन कब हो रहा है, देखिए पहला ये कि अगर पत्नी है और हस्बैंड है, या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पार्टीज है, पार्टीज मतलब ये पार्टीज तो ये है ना, एक तरफ वो वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, और दूसरी तरफ सफिशिएंट मीन्स वाला कोई व्यक्ति, यही 2 पार्टी हैं। इनके स्टेटस में परिवर्तन आ गया, इनके परिस्थितियों में, इनके सर्कमस्टांसेस में परिवर्तन आ गया। इनकी स्थितियों में परिवर्तन क्या आ सकता है, हाँ यस, दोनों हो सकता है, राइट, वो दोनों हो सकता है। कल उसको लॉटरी लग गई, वो करोड़पति बन गया, कल KBC खेला 7 करोड़ जीत गया, नहीं कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि महंगाई बढ़ गई तो कीमतें बढ़ गई। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में वो मतलब जो सेकंड पार्टी है उसका स्टेटस चेंज हो गया, उसको सफिशिएंट मीन्स वाला वो हो गया, वो अपना भरण पोषण करने लगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम फिर अल्टर कर देंगे। इन दोनों पार्टियों में जिसका भी, दोनों पार्टी की कंसर्निंग है, एक तो वो जिसको आदेश दिया गया है, एक वो जिनके पक्ष में आदेश दिया गया है। इन दोनों पार्टियों में अब ये जैसे चिल्ड्रन है, अब ये नहीं रहे माइनर, ये भी एक परिवर्तन है, तो इनका स्टेटस चेंज हो गया। तो इन सबको देखते हुए हम इसको अल्टर कर देंगे। दूसरा मैरिज की कंसर्निंग है। मैरिज में फर्स्ट है कि अगर उसने रीमैरिज कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब रीमैरिज कर लिया तो जिससे भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी में है आपका कि अगर एक तो है कि सिविल कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, जैसे आप कह रहे हैं ना बार बार कि वही सुनता है या इस तरह की बात, तो सिविल कोर्ट का जजमेंट अगर आ जाता है, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन था, दोनों जगह जा सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली, सिविल कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली फिर आप अल्टर करेंगे। मतलब क्या हो सकता है कि सिविल कोर्ट ने आपको आदेश कर दिया हो 5,000 रुपया देने का, और इसने पहले आदेश कर रखा हो, पहले तो 500 था इसमें, बट अब इसने हटा दिया हो 500 का लिमिटेशन। CRPC के तहत अगर मान लीजिए आपको मिल रहा हो 4,000 रुपया और सिविल कोर्ट का जजमेंट आने के बाद आपको 5,000 हो गया, कि आपको मेंटेनेंस 5,000 मिलेगा, तो वैसे स्थिति में दोनों का थोड़ी मिलेगा कि 5,000 वहाँ से उठाइए, 4,000 यहाँ से उठाइए, नहीं, ये चीज़ें नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में वो अल्टरेशन हो जाएगा।
ऑपरेबल करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वजह से उसको अलाउ किया था सीआरपीसी को कि एसपीडी हो। और चूंकि अब तो सिविल कोड सभी चीज़ों को फैक्ट देखे ना, वो तो कंप्लीट वो आपके जो प्रोसीजर उसमें गया था। हम तो यहाँ क्या कर रहे थे, जो प्रोसीजर अपना रहे थे किस तरह का प्रोसीजर था, स्पीडी ट्रायल था, समरी ट्रायल कर रहे थे, समन मामला का प्रक्रिया अपना रहे थे। वहाँ वो सब चीज़ें थोड़ी हैं, वो तो एक कंप्लीट आपका पहले प्रिंट दाखिल किए, प्रिंट के बाद तो वो रिटन स्टेटमेंट उसमें लगा आपको 3 महीना 90 दिन, उसके बाद फिर वो प्रक्रिया चली, तो वो काफ़ी लंबे कुछ समय गुजरने के बाद वो आपका तय हुआ। तो वो एक तरह से कहिएगा कि एक्चुअली वो मेरिट पे तय हुआ है। जबकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम पिटिशन को सुन भी नहीं रहे हैं, यहाँ तो वहाँ पे डिसीजन मिल गया तो हम लोग यहाँ दोबारा फाइल कर सकते हैं। अब दोबारा क्यों फाइल करेंगे, सिविल में मिल गया यहाँ पर नहीं, अब दोबारा क्यों करेंगे? मतलब पहली बार कंकरेंटली कर सकते हैं। नहीं, जजमेंट जैसे डिसीजन आ गया तो हमने पहले भी कहा कि एक तो 300 है आपका यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेसिडिकेट, वो तो आपको इसे भी नहीं होने देगा। क्यों? दूसरी चीज़ वो तो उसके कंसिडरिंग जब आप एक्विटल हो जाते हैं या कॉन्विक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेसिडिकेट का तो सिंपल चीज़ है, वो तो सब पे लागू होगा। और उसके पीछे रीजन क्या था, एक्स्ट्राइज फॉर द कॉस्ट, वो नहीं कर सकते हैं। कोई जजमेंट आ जाने के बाद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो बात हो जाएंगे ना कि किसी लिटिगेशन का अंत ही नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इसमें हाँ, अगर उसने रीमैरिज कर ली तो वहां बात खत्म हो जाएगी। अगर किसी फैमिली लॉ के तहत एक मुफ्त रकम उसको उस वक्त मिल गई है, फैमिली लॉ हो या फिर उसका कस्टमरी लॉ हो, जिसके तहत उसको एक मुफ्त रकम मिल जाती है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। इसी चीज को समझिए, वो जो मेहर की रकम है वो मेंटेनेंस की रकम नहीं है। तो जिस वक्त उसने रीमैरिज की उस तारीख से मेंटेनेंस के लिए वो हकदार नहीं होगी, जिस तारीख उसने रीमैरिज की उस तारीख से। सेकंड, अगर एक मुफ्त रकम ले ली है तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी, उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए थी बट उसने अपने इस राइट को वॉलंटरली सरेंडर कर दिया, तब फिर वो एंटाइटल नहीं है, तब उसको नहीं मिलेगा। क्लियर है? और फोर्थ सिंपल है कि सिविल कोर्ट का जो जजमेंट आता है, अगर पहले इसी का जजमेंट आ गया और सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो इस वक्त के लिए जो आपने ले रखा है मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस, और साथ में क्या था, इंटरिम अलाउंस, और थर्ड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग, तो ये मामला उस वक्त जिस वक्त हम मेंटेनेंस तय कर रहे हैं तो इस अमाउंट को वहाँ डिडक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं से एक ही जगह से आपको बेनिफिट लेने देंगे, इसलिए हमने यहाँ प्रोविजन डाला है 127 के 4 में। ठीक है। लास्ट कहता है 129 इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो इन्फोर्समेंट का एक तरीका तो हम लोग देख चुके हैं, वो था कि मजिस्ट्रेट उसको या तो अटैच करवाता है प्रॉपर्टी या फिर उसको जेल में डालता है, लेकिन जैसे ही जजमेंट आ जाती है उसकी कॉपी दोनों पार्टी को निःशुल्क मिलेगी। यह जजमेंट आने के बाद आप मजिस्ट्रेट के पास फिर अप्लाई करते हैं, क्योंकि पहला तो आपका आदेश हुआ ना कि इसको मेंटेनेंस का एंटाइटलमेंट के लिए आपने साबित कर दिया कि आपका मामला मेंटेनेंस के तहत बनता है, तो फिर आप एक एप्लीकेशन देंगे मेंटेनेंस के कंसर्निंग कि अब हमको मेंटेनेंस दिलवाया जाए, और इसके लिए लिमिटेशन पीरियड 1 साल, 1 साल के भीतर आपको अप्लाई करना है। तो उस वक्त मजिस्ट्रेट 2 बातों को ध्यान में रखेगा। पहला ये कि आप ही वही व्यक्ति हैं जिसके पक्ष में मेंटेनेंस हुआ है, का आदेश पारित हुआ है, और दूसरा मेंटेनेंस ड्यू है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर इसको इन्फोर्स कराया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट बदलते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि वही हो। तो वैसे स्थिति में ये दोनों चीजें फिर आपको वहां साबित करनी होगी। पहली आपकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, और सेकेंड वन वो मैटर अभी तक ड्यू है, मेंटेनेंस नहीं मिला है। ये दोनों की चीजों को साबित हो जाने पे फिर वो मेंटेनेंस अलाउ कर देगा, मतलब इन्फोर्स करवा दिया जाएगा। ये हाँ, अगर सीआरपीसी में और उसमें ज़्यादा
नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए कि आप यहाँ मेरिट पे नहीं गए हैं, फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब ऐसे स्थिति में सिविल मामले का जो निर्णय है वही लागू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आप पूरी तरह से आप उसके मेरिट पे गए हुए हैं। और ज़्यादा कम में तो देखिए हमने ये भी कहा ना कि जैसे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, इस चीज़ का ख्याल वो भी रखेगा कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन दो जजमेंट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब दोनों जगह से इंटरिम मेंटेनेंस नहीं, इंटरिम मेंटेनेंस क्यों नहीं ले सकते हैं? दोनों जगह से इंटरिम मेंटेनेंस के ऐसा थोड़ी है, वहाँ तो 24 में है इंटरिम मेंटेनेंस की व्यवस्था। वहाँ 24 में भी ले सकते हैं, इधर 125 में भी। नहीं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मेंटेनेंस तो आप एक ही जगह लेंगे, और जब लेना शुरू कर दें, जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट का जजमेंट आने में वक्त लग गया और यहाँ से आप ले रहे हैं, अभी इंटरिम मेंटेनेंस ले रहे हैं, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस ले रहे हैं, और साथ में एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग ले रहे हैं, ये तीनों ले रहे हैं। तभी तो हमने 127 के 4 में क्या कहा है कि इन सारे अमाउंट को जिस वक्त हम वहाँ मेंटेनेंस करेंगे उसमें हम उसको रखेंगे ध्यान में कि आपने अब तक कितना ले लिया है दूसरे फोरम से इस चीज़ को। हाँ, वहाँ अगर आपको अलाउ करता है तो, यहाँ तो हमने अलाउ कर दिया है, वहाँ तो उसके शेड्यूल पे है ना, यहाँ तो हमने आपको अलाउ कर दिया है 125 में। इसके लिए अमेंडमेंट ही लाए हैं, देख लीजिए आप, जो है और वो सब अमेंडमेंट में आया, 2001 में आया है वो सब, जो आपका सेकंड और थर्ड प्रोविजन है वो कब का है, वो सब अमेंडमेंट से हम लाए हैं।